नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान की इस एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर को। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तर विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका जलोढ़ मिट्टी। जब भी उत्तरी विशाल मैदानों की बात आएगी तो इसकी जलोढ़ मिट्टी आएगी। गंगा नदी जो है तो उत्तर विशाल मैदानों में काफी ज्यादा बहती है और अपने साथ ये इसी तरह की मिट्टी लेकर आती है और जलोढ़ मिट्टी इसके जो मैदान है वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिए जलोढ़ मिट्टी, काफी ज्यादा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों इसके ऑप्शन है 1952, 1953, 1954, 1956। इसका सही उत्तर है डी 1956। अब भाषा के आधार पर पुनः संरचना की क्या दोस्तों पुनः संरचना की जो भारत के राज्य बने थे, अब देखिए जैसे तमिलनाडु है वहां की अलग भाषा है, वहीं उसी तरह से तेलुगु भाषा हो गई या कन्नड़ भाषा हो गई। इस तरह की जो पुनः संरचना हुई थी राज्यों की वो कब से शुरू होने लगी थी दोस्तों? ये इसका मतलब है कहने का, तो वो 1956 से होने लगी थी। 1952 में जो आम चुनाव हुए थे प्रथम, उसके बाद से ही ये सारी संरचनाएं शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफी ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी से हमारा अभिप्राय है दोस्तों कि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है। अगर हम इसमें संतुलित पुनः वन्यकरण करना है, किसानों के लिए ईंधन का एवं काष्ठ पौधारोपण करना है, बड़े पैमाने पर वन रोपण करना है, या औषधि एवं अन्य फलों की बागवानी करना है। दोस्तों सामाजिक वानिकी जो है, जो ठीक है दोस्तों, सोशलिस्ट वानिकी जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो होगा तो बड़े पैमाने पर वन रोपण करना है, क्योंकि वनों की कटाई से जो ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो जो प्रकृति उसको संतुलित करने के लिए बड़े पैमाने पर वन रोपण करना पड़ता है। इसी तो यही जो प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, वो सामाजिक वानिकी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं कहाँ? दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिए कि मृग तृष्णाएं कहाँ दिखाई देती है। देखिए मृग तृष्णाएं का मतलब है कि जब आपको प्यास से संबंधित, पानी से संबंधित रख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में मृग तृष्णाएं दिखाई देती है। तृष्णा का वही आ गया कि प्यास, अब मृग तृष्णाएं वही उसी से संबंधित आ गया। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा ये शब्द जो है, ठीक है, तो आप प्यास से संबंधित रख लीजिए। तो ये काफी ज्यादा आप याद रख सकते हो इससे भी कि उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में ये पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है, कहां से? लखनऊ से होकर बहती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी मैदानों की अगर बात करें तो गंगा नदी जो है तो लखनऊ से होकर बहती है। पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? हिमाचल में, जो उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो दोस्तों ये जो है तो जम्मू कश्मीर में है। अब इसमें एक बात समझने लायक ये है कि एक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी है, वो हिमाचल प्रदेश में आती है। ठीक है दोस्तों, वहीं जब पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं, श्रेणी काफी ज्यादा बड़ी होती है दोस्तों, श्रेणी की बात जब करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। तो याद रखिए जब एक पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया हो तब आपको हिमाचल सेलेक्ट करना है, वहीं जब श्रेणी के बारे में पूछा गया हो तब आपको जो जम्मू कश्मीर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादा समझने लायक यहाँ पे चीज है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे निम्न में से कौन से देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, जापान। देखिए दोस्तों म्यांमार की बात करें तो भारत के पश्चिमी में ये भी रहता है, भूटान की बात करें तो उत्तर पश्चिम में ये भी रहता है, नेपाल भी उत्तर पश्चिम में रहता है, और वहीं जापान की बात करें तो भारत के साथ की सीमा नहीं लगती, इसलिए सही आंसर होगा जापान। तो जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। सलेम स्टील की प्लांट की बात करें, काफी ज्यादा बड़ा प्लांट है ये स्टील प्लांट जो है, सलेम स्टील का ये प्लांट है, तो ये जो है तो तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसमें भी आप याद रखिए कि देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, गरीबी है, काला धन है, निरक्षरता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। तो दोस्तों इसका जो सही कारण है वो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी उतनी ज्यादा जॉब्स तो वैसे उतनी ही रहेगी ना दोस्तों। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब है, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 10 जॉब है, ठीक है दोस्तों, हम तो 10 जॉब तो वो 10 ही रहेगी। वहीं अगर बात करें जनसंख्या की, 10 जॉब के लिए पहले जहां 20 आदमी रहते थे, जनसंख्या
संख्या बढ़ने से वहां 30 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब 30 आ गए परंतु जॉब तो वही 10 को मिलेगी ना दोस्तों। जब 10 को वो जॉब मिलेगी तो 20 आदमी जो है तो फिर बेरोजगार रह गए। तो क्या कारण हुआ दोस्तों, यही कारण हुआ ना जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगर गरीबी की बात करें तो जरूरी नहीं है कि कोई गरीब जो है तो वो बेरोजगार ही रहेगा। गरीब जो है तो पढ़कर अपनी जो है तो रोजगार प्राप्त कर सकता है, वहीं से उसे रोजगार मिल सकता है। और काला धन भी इसमें आता है, निरक्षरता भी इसमें आता है और काफी ज्यादा इसमें और सब कुछ भी रहता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि समानता के अधिकार में क्या क्या आता है, आखिर क्या क्या सुनिश्चित किया जाता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समानता का अधिकार में हमारे पास ये तीनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, सामाजिक जो समानता है वो भी आती है, समाज में समानता, धर्म में समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता, ये तीनों आते हैं। तो सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्री परिषद, विधान परिषद या फिर न्यायपालिका। तो संसदीय तंत्र में अगर बात करें तो वास्तविक जो कार्यपालिका होता है वो मंत्री परिषद होता है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद ही जो है तो सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो कार्यपालिका का विधान या कार्यपालिका का जो निदान करता है वो मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि निम्न सदन में आपके पास बहुमत दल होना चाहिए, उच्च सदन में बहुमत दल के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, उच्च सदन में अल्पमत के लिए तो ये है ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो निम्न सदन में जब आपके पास बहुमत दल होगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है तो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और ये नेता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेता होना चाहिए, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। उसी को क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारत में न्यायपालिका है, अब भारत में कौन सी न्यायपालिका स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? देखिए दोस्तों, भारत में जो न्यायपालिका है संसद के अधीन भी नहीं है, प्रधानमंत्री के भी नहीं, राष्ट्रपति के भी। अब संसद में भी बिल पास होते हैं दोस्तों तो वो भी सबकी सर्वसहमति से होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री जो है तो न्यायपालिका नहीं बना सकता, ना ही राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो स्वतंत्र जो है भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण में संघनन तब होता है, कंडेंसेशन जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं दोस्तों, संघनन प्रक्रिया होती है जब सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाता है। कंडेंसेशन से संघनन प्रक्रिया के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। संघनन प्रक्रिया में क्या होता है कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई मिट्टी है तो वो डिपॉजिट होकर एक चट्टान के रूप में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है तो संघनन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या कंडेंसेशन रहता है, सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाता है, तापमान जो है तो औसंक तक पहुंच जाता है, तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है तापमान औसंक तक पहुंच जाता है। तो इसका बी जो है तो सही उत्तर है। तो दोस्तों ये कुछ थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो उम्मीद करता हूं कि आपको भी जरूर अच्छे लगे। तो इसी तरह की वीडियोस जो है तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये जो पार्ट फर्स्ट था हमारा सामान्य ज्ञान श्रृंखला का, तो इसी तरह की वीडियोस जो है नेक्स्ट भी आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। धन्यवाद।